चलिए आगे चलते हैं, हमारे साथ राजेश पालवी भी आ गए। राजेश, अपनी बातचीत शुरू करने से पहले जरा रिलायंस का स्टॉक खोलिए। पिछले 15 मिनट में इंडेक्स को ऊपर खींच के लेके गया अचानक 2600 की तरफ। इंटरडे लेके आए डायरेक्टर साहब रिलायंस। ये देखिए लास्ट 15 मिनट का जो ग्राफ आ रहा है, 16 रुपए ऊपर था, ये 15 रुपए, इस समय 27 रुपए ऊपर हो गया। ये खींच के लेके गया इंडेक्स को। राजेश बताइए कहां जा रहा है ये? तो देखिए अजय जी, जो मॉर्निंग से अगर हम देखें तो जिस तरीके से मार्केट में एक लोअर साइड से रिकवरी बनी, अब रिलायंस का यहाँ पे कंट्रीब्यूशन आते हुए दिख रहा है और हमें लगता है कि 2600 के ऊपर निकलेगा तो थोड़ा यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग भी बनते हुए दिख सकता है और फर्दर यहाँ से इंडेक्स को सपोर्ट आते हुए दिख सकता है। तो अगर हम देखें तो थ्रू आउट द डे अगर हम देखें तो अलग अलग सेक्टर से एक सपोर्ट यहाँ पे इंडेक्स पे बनते हुए दिखा और रिलायंस का कंट्रीब्यूशन काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर ये 2600 के लेवल को क्रॉस करेगा तो यहाँ से 2640 की तरफ ये स्टॉक बढ़ सकता है। जो करेक्शन था वो भी ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो 100 डे 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास थमते हुए दिखा और ऑलमोस्ट ये अपने इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के नीचे कभी भी करेक्शन में फिसला नहीं है। अगर हम देखें तो 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉक कभी पिछले कई बार के करेक्शन में फिसला नहीं और इस बार भी वापस उसके आसपास से ये बाउंस बना है। तो हमें लगता है कि स्टॉक में जो स्ट्रेंथ बनी हुई है वो यहाँ से प्ले आउट होते हुए दिख रही है। ट्रेड लिया जा सकता है इसमें भी लॉन्ग साइड का। यहाँ पे करंट लेवल से 2560 स्टॉप लॉस रखें और 2650 तक की अपसाइड के टारगेट हमें लगता है आते हुए दिख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इंडेक्स के पुलबैक में रिलायंस यहाँ पे हमें लगता है कि एक सपोर्ट देते हुए दिखेगा। तो हम डिस्कस कर रहे थे, नीचे में 815 के आसपास तक चला गया था, उसके बाद एक शानदार रिकवरी भारतीय में आई है। ये देखिए आज खुला भी 822 तक का बना के फिर नीचे, और वहां से जो रिकवर हुआ है तो 2% ऊपर। क्या ये अपना 850 तक का लेवल्स या इवन 900 तक के लेवल्स के लिए तैयार कर रहा है राजेश? तो बिल्कुल देखिए, आज न्यूज को भी पॉजिटिव था। टेलीकॉम के डेटा में भी हमने देखा कि एडिशन हुए इनके सब्सक्राइबर में, उसके चलते भी एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट बना है स्टॉक में। हर बार अगर हम देखें तो जो भी करेक्शन रहता है ऑलमोस्ट 2 वीक से ज्यादा करेक्ट नहीं होता है स्टॉक। जब भी करेक्ट होता है तो ये इस बार भी वही सेम बिहेवियर यहाँ पे डिस्प्ले किया है। 2 वीक का एक साइडवेज करेक्टिव मूव था और अब वापस से रिकवरी बनी है। अब जिस तरीके की रिकवरी बनी है हमें लगता है कि ये स्टॉक में अब यहाँ पे अगर 825 के लेवल को होल्ड आउट करता है तो नेक्स्ट टारगेट इसका जो बन सकता है वो आना चाहिए 855-56 के आसपास, जो कि इसके प्रीवियस स्विंग हाई थे। हालांकि ओवरऑल सेटअप इसका पॉजिटिव है। स्टॉक थोड़ा स्लो मूवर जरूर है, लेकिन सस्टेन्ड अपट्रेंड यहाँ पे अभी भी कंटिन्यू होते हुए दिख रहा है। तो हमें लग रहा है कि अगर ये 860 के लेवल को क्रॉस करेगा तो फिर इसमें एक शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश बाइंग, ये दोनों ही ट्रिगर प्ले आउट होते हुए दिखेंगे प्राइस पॉइंट में, और फिर वहां से स्टॉक में बड़े टारगेट 900 तक भी आ सकते हैं। बट अभी ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से 825 के स्टॉप लॉस से पोजीशन होल्ड की जा सकती है 855 860 के टारगेट के लिए। भारतीय एयरटेल रिलायंस पर तो हम इस वक्त बातचीत कर ही रहे हैं। सेक्टर स्पेसिफिक भी बाजार को देखेंगे, आईटी और फार्मा को छोड़ दीजिएगा, इसके अलावा हर सेक्टर हर पॉकेट में अच्छा एक्शन है। लेकिन राजेश जी गुड आफ्टरनून। चीनी शेयरों की मिठास इतनी बढ़ चुकी है और आज तो खबर भी है, और इस खबर के साथ साथ हम देख रहे हैं शुगर स्टॉक्स, ब्लेंडिंग वाले इथेनॉल पर जो जीएसटी में कटौती की खबर आई है, इसके बाद वन साइड अप मूव नजर आए। वैसे भी इस सेक्टर में काफी अच्छा एक्शन है और इस खबर के बाद मेजर शुगर प्लेस जो है वो काफी अच्छा एक्शन दिखा रहे हैं। क्या लगता है शुगर स्टॉक्स पर आपकी राय क्या होगी? तो काफी मिठास शुगर स्टॉक्स में देखने को मिली और पिछले दिनों में, पिछले वीक में हमने देखा एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट था और आज एक प्राइस ब्रेकआउट यहाँ पे सभी शुगर स्टॉक्स यहाँ पे दिखाते हुए दिख रहे हैं। तो हमें लगता है कि ये मोमेंटम तो कंटिन्यू रहेगा। लास्ट वीक हमने शायद फ्राइडे आपके साथ कनेक्ट थे, उसमें हमने ये स्टॉक बलरामपुर चीनी पे बाय रिकमेंडेशन दिया था और हमें लगता है कि जिस तरीके के स्ट्रक्चर बने हैं, बलरामपुर चीनी, रेणुका शुगर, धामपुर शुगर, ये सभी स्टॉक हमें लगता है कि एक अच्छे ब्रेकआउट यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं और बाइंग इंटरेस्ट विद वॉल्यूम यहाँ पे जो बना है ये दिखाता है कि फर्दर और तेजी एक्सटेंड होते हुए दिखेगी। अगर हम हिस्टोरिकली भी देखें तो दिसंबर 2021 में शुगर स्टॉक्स में रैली स्टार्ट हुई थी और ऑलमोस्ट सभी स्टॉक्स ने मार्च अप्रैल तक एक नए ऑल टाइम हाई बनाए थे, वहां से एक करेक्शन था। तो ऑलमोस्ट 6 से 7 महीने के करेक्टिव फेज के बाद वापस दिसंबर में वापस एक रैली शुगर स्टॉक्स में वापस बनते हुए दिख रही है। तो हमें लगता है कि ये सेम बिहेवियर रिप्लिकेट होते हुए दिख सकता है। जिस तरीके की यहाँ पे बाइंग एक्शन बनी है, हमें लगता है कि ये रैली अगले कुछ हफ्तों तक कंटिन्यू रह सकती, तो पोजीशन होल्ड रखने की सलाह है। हमारी प्रिफर्ड पिक यहाँ पे जो है वो है धामपुर शुगर,
बलरामपुर चीनी और रेणुका शुगर, ये 3 स्टॉक हमें अट्रैक्टिव लग रहे हैं, जहां पे हमें लगता है कि एक अच्छे मोमेंटम कंटिन्यू होते हुए दिख सकते हैं अगले कुछ हफ्तों तक। ठीक है, ऑल राइट। तो क्या होंगी राजेश आपकी इसमें आज टेक्निकल पिक्स क्या होंगी आपकी? देखिए आज के लिए जो हमने ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आइडेंटिफाई किया, उसमें पहला स्टॉक तो ऑटोमोबाइल स्पेस है और उसमें हमें लगता है आइशर मोटर पे यहाँ पे फोकस करना चाहिए। स्टॉक में एक करेक्शन के बाद जिस तरीके से एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट यहाँ डेली चार्ट पे बनते हुए दिखा है, स्टॉक आज वापस 20 डे मूविंग एवरेज को रीगेन करते हुए दिख रहा है। जिस तरीके से शॉर्ट कवरिंग बनी है और पूरा ऑटोमोबाइल स्पेस में आज एक अच्छा बाइंग बना है, तो आइशर मोटर हमें यहाँ पे अट्रैक्टिव लग रहा है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे 3450 तक की अपसाइड आते हुए देख सकती है। 3345 के स्टॉप लॉस से बाय किया जा सकता है। दूसरा स्टॉक एफएमसीजी पे है और उसमें ब्रिटानिया एक क्लियर अप ट्रेंड में है। स्टॉक ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी में स्टॉक ट्रेड करते हुए दिख रहा है। पिछले 5-7 दिनों में देखें तो एक साइडवेज कंसोलिडेशन था, अब रेंज ब्रेकआउट आज के सेशन में होते हुए दिखा है। तो ब्रिटानिया हमें लगता है कि एक अच्छा मोमेंटम कैरी करेगा। 4580 तक की अपसाइड एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 4465 का स्टॉप लॉस होगा। और तीसरा स्टॉक है कैश सेगमेंट से, जो कि है जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस। अगर आप देखेंगे तो पिछले कुछ मिनटों में सारी हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों में एक अच्छा मोमेंटम बना है। पंजाब पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस भी देखें, जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस देखें और हम एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, ये सारी कंपनियों में देखें तो एक अच्छा मोमेंटम बनते हुए दिख रहा है। जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस में एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन का ब्रेकआउट वीकली चार्ट पे होते हुए दिख रहा है। जिस तरीके के यहाँ पे वॉल्यूम एक्शन बनी है, हमें लगता है जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस को बाय किया जा सकता है 235 के टारगेट के लिए। 198 का स्टॉप लॉस होगा। तो ये तो कुछ आपकी पिक्स हैं जो आप यहाँ रिकमेंड कर रहे हैं। ठीक है राजेश, आपके पास लौटेंगे, कुछ और स्टॉक्स भी डिस्कस करेंगे, लेकिन एक बात एनबीसीसी के स्टॉक को भी डिस्कस कर लेते हैं। एनबीसीसी के स्टॉक में हमने देखा अच्छी खासी मूव भी थी, और हमने जब एनबीसीसी के सीएमडी मिस्टर पवन कुमार गुप्ता से बात की तो उनसे पूछा हमने कि उनकी रेवेन्यू गाइडेंस क्या रहेगी, क्योंकि रियल एस्टेट रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर स्टैंड अलोन और कंसोलिडेटेड, आइए उन्होंने क्या बताया हमें। रियल एस्टेट में हमने एक पटना का प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड कर दिया है और रेरा रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया है और सून वो प्रोजेक्ट लॉन्च हो जाएगा। कोयम्बटूर में हम नया प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं बहुत जल्दी ही, और जयपुर में एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं। रियल एस्टेट फ्रंट पे ये है। और रीडेवलपमेंट में हमारा नौरोजी नगर का जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है वो तेजी से बिक रहा है। कमर्शियल रियल एस्टेट में उछाल आ रहा है कोरोना के बाद। और भुवनेश्वर का और कलकत्ता का रियल एस्टेट प्रोजेक्ट हमने खोला हुआ है सेल के लिए। और लखनऊ में एक कमर्शियल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट था जो हमारा कंप्लीट हो गया है और जल्दी ही उसको हम सेल के लिए खोलने वाले हैं। और रेजिडेंशियल रियल एस्टेट में हम आम्रपाली का प्रोजेक्ट सेल कर रहे हैं, उसमें 1200 के करीब घर हम सेल कर चुके हैं और सेल काफी अच्छी चल रही है। और जो मार्जिन है रियल एस्टेट में ठीक है, 15 से 20% का मार्जिन रियल एस्टेट में हमें मिल जाता है जनरली। और रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट में भी मार्जिन हमारा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट के रूप में है और उसमें रिस्क हमारा नहीं होता है, रिस्क क्लाइंट का होता है, बट मार्जिन उसमें भी हमारा ठीक है। एनबीसीसी में हमने अभी तक 2050 करोड़ के ऑर्डर रिसीव किए हैं और सारे गवर्नमेंट के ऑर्डर्स हैं। एक नए सेगमेंट में हमने एंटर किया है स्मार्ट सिटी के, और पुडुचेरी में और अलीगढ़ 2 जगह हमें स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स के ऑर्डर मिले हैं। और गाइडेंस जो है 9000 करोड़ का कंसोलिडेटेड लेवल पे और करीब 7000 करोड़ का स्टैंड अलोन लेवल पे एनबीसीसी का, वही टारगेट हम मेंटेन करके चल रहे हैं और वो पूरा होने की हमें उम्मीद है। ठीक है, ये तो बात हो गई, कमेंट्री आ रही है एनबीसीसी से। आप देख रहे होंगे कि एनबीसीसी का स्टॉक लास्ट कई दिनों से एक्टिव है, आज भी डेज हाई पे है। जरा इसका 1 महीने का ग्राफ दिखाइए, आपको मालूम चलेगा कितनी उसके अंदर बाइंग एक्टिविटी आ रही है। 1 महीने, 6 महीने, थोड़ा टाइम पीरियड का ग्राफ देखिए, आज दिन चल रहा है स्टॉक। तो हमने सोचा आपको जरा मैनेजमेंट तो सुनवाए। ये देखिए 10% चल गया इस महीने। जीआईसी, एलआईसी, न्यू इंडिया इंश्योरेंस, ये सारे स्टॉक्स लेके आइए जरा।
आपको 10-10% के मूव्स आज नजर आएंगे। ऐसा क्या चल रहा है इंश्योरेंस स्टॉक्स में? इंश्योरेंस स्टॉक्स LIC 5.5%, न्यू इंडिया इंश्योरेंस, GIC इंश्योरेंस, इन तीनों स्टॉक में बड़े मूव्स आ रहे हैं। इनफैक्ट सरकारी इंश्योरेंस कंपनियां केवल आज ही नहीं चल रही हैं, लास्ट कई दिनों से आपको इसमें बड़े मूव्स नजर आ रहे हैं। क्यों इसमें ऐसी बाइंग हो रही है? राजेश, हम आपसे चार्ट चेक करेंगे इनमें, लेकिन उससे पहले अपने सहयोगी अनुराग शाह से समझ लेते हैं कि क्या ऐसे रेगुलेटरी एनवायरनमेंट में बदलाव आने वाले हैं जिसकी वजह से इनका बिजनेस बढ़ जाएगा। बताइए अनुराग। वित्त मंत्रालय के द्वारा सरकारी बैंकों के मुखिया को एक चिट्ठी लिखी गई है और उन्हें इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर जो मिस सेलिंग हो रही है बैंकिंग चैनल के जरिए, बैंक इंश्योरेंस पार्टनर के जरिए, उसकी अवगत कराया गया और हिदायत दी गई है कि बैंकों का जो फोकस है वो बैंकिंग कारोबार पे ज़्यादा रहे और जो बैंकिंग का स्टाफ है जो टारगेट पूरा करने के लिए इंश्योरेंस की मिस सेलिंग कर रहा है उससे बैंकों को बचना चाहिए। चिट्ठी में ये भी बताया गया है कि CVC के द्वारा, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के द्वारा भी जो चिंता जाहिर की गई है, जो इंसेंटिव जुड़े हुए हैं बैंकिंग पार्टनर के जरिए इंश्योरेंस बेचने में, जिससे जो बैंकिंग कर्मचारियों का जो फोकस है वो अपने कोर बिजनेस से शिफ्ट होकर इंश्योरेंस पे भी थोड़ा बहुत आ रहा है, तो वहां पर जो CVC की चिंता है उसे भी अवगत कराया गया है इस चिट्ठी में। और बैंकों को कहा गया है कि वो मिस सेलिंग जो होती है इंश्योरेंस की उससे बचे और अपना जो कोर बिजनेस है उस पर ज़्यादा फोकस करे, क्योंकि जो शिकायतें आ रही थी इंश्योरेंस ओम्बुड्समैन के पास, जो वित्त मंत्रालय के पास शिकायत आ रही है इंश्योरेंस कारोबार के अंदर जो सेलिंग हो रही है बैंकिंग चैनल के जरिए, तो वहां पर है वित्त मंत्रालय ने एक ऑब्जेक्शन लेते हुए सभी सरकारी बैंकों को चिट्ठी लिखी है और इस तरह की जो बैंकिंग चैनल के जरिए मिस सेलिंग हो रही है उससे बचने के लिए कहा गया है। तो बैंकों के वित्त मंत्रालय की तरफ से कुछ अपडेट्स आते हुए दिख रहे हैं और हिदायत यहाँ पर एडवाइसेस हैं जिस पर हमें खास तौर से नजर रखनी होगी। LIC के स्टॉक प्राइस देखिए, इंश्योरेंस प्लेस पर नजर रखें। और अजय, हमारे साथ हमारे दूसरे टेक्निकल एनालिस्ट श्रीकांत चौहान भी जुड़ गए हैं। श्रीकांत ने हमें आज काफी इंतजार करवाया। हाँ, श्रीकांत के पास कुछ जरूरी मीटिंग आ गई थी अपेरेंटली, इसकी वजह से। श्रीकांत, अब ऐसे स्टॉक्स दीजिए कि आप जो हमें वेट करवा रहे थे ना, सारे व्यूअर्स जो आपके पसंदीदा व्यूअर्स जो है वो उनको मजा आ जाए। ऐसे कमाई वाले 3-4 स्टॉक बता दीजिए। आपको कवर अप करना पड़ेगा। एग्जैक्टली बिल्कुल पेनल्टी के फॉर्म में। एक्सट्रीमली सॉरी अजय जी, कोई बात नहीं, थोड़ा सा कुछ था। बट अगर ये मार्केट अगर आप देखें तो इट वाज कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड कि आज मार्केट इतना वापस रिकवर कर लेगा। बट जैसे कि ऑप्शन स्टैटिस्टिक्स बता रहे थे कि काफी सारा पुट राइटिंग 18,300 के करीब आ चुका था और उसके बाद अगर आप देखें तो अभी वापस हम उस पर्टिकुलर जोन में जा रहे हैं जहां पे कॉल राइटिंग हेवी था। तो यहाँ पे ऐसा लगता है कि कुछ थोड़ा शॉर्ट कवरिंग हो सकता है, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो इस मार्केट में जो मिड साइज कंपनीज है या तो कुछ PSUs है, वहां पे अभी भी बाइंग मोमेंटम बना हुआ है। और अगर किसी एक स्टॉक के ऊपर अगर यहाँ पे कुछ मुझे लगता है कि जो आने वाले दिनों में काफी अच्छा प्रॉमिसिंग रिटर्न दे सकता है, वो है BHEL, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स। और यहाँ पे कुछ दिनों पहले एक अच्छा ब्रेकआउट हुआ था एट 80 रुपीज और उसी लेवल्स को रीटेस्ट करने के बाद आज वापस उसमें एक रिकवरी बनी है। तो एक थ्रोबैक वाला जो एक ट्रेंड होता है वो था, उसके बाद वापस एक रिकवरी बनी है। ये स्टॉक लगता है मुझे कम से कम वापस 90-92 के लेवल्स दिखा सकता है। तो करंट लेवल से BHEL को लॉन्ग करके चले, जो 84 के करीब ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे हम स्टॉप लॉस रखेंगे एट 82 रुपीज और टारगेट्स जैसे मैंने बताया आपको 90-92 रुपीज के नजर आते हैं। साथ ही साथ मुझे लगता है कि कुछ एक FMCG स्टॉक्स में जो एक्टिविटी बनी है वो और कंटिन्यू हो सकती है और उसमें हिंदुस्तान लीवर जो ऑलरेडी 1.5% चल चुका है, लेकिन मुझे लगता है कि हिंदुस्तान लीवर एक ऐसा स्टॉक है कि जो यहाँ से 2850 के लेवल्स भी दिखा सकता है। इट इज वेरी क्लोज टू इट्स लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट। तो कम से कम 2800 के लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। करंट लेवल से लॉन्ग करें। स्टॉप लॉस यहाँ पे हम रखेंगे एट 2680। चलिए, दो दमदार स्टॉक में पहला स्टॉक तो दमदार है BHEL जो अच्छा खासा चल रहा है और ये जो इंडस्ट्रियल सेगमेंट की तरफ जो डाइवर्सिफाई कर रहा है वो एक बड़ा फिगर है जो बाजार को पसंद करेक्ट आए थे ना मैनेजमेंट पिछले हफ्ते में, इतनी सॉलिड कमेंट्री दिए गए थे, तभी ये लॉन्ग कंसोलिडेशन से बाहर आ गया। अगर आप इसका 5 साल का ग्राफ देखेंगे या 2 साल का देखेंगी ना, ये सारे HNIs के
पोर्टफोलियो में फिट है स्टॉक। जब ओवरराउंड हो गया तो 1.5 साल तक साइडवेज पड़ा रहा, राइट अब ये बाहर आना शुरू हुआ, ये देखिए। करेक्ट, 90 से एक बार टच करके फिर नीचे, अब फिर दोबारा इसकी लेग मूव शुरू हो चुका है। पिछले एक साल में 50% चला है, लेकिन अगर आप पिछले एक महीने का ट्रेंड देखेंगे तो ज्यादा एक्शन दिखा रहा है, तभी stock। move करना शुरू तभी किया से एक शुरू महीने हुआ है, 40% के आप मूव आते हुए देखे हैं। चलिए ठीक है, और भी कुछ स्टॉक्स डिस्कस कर लेते हैं। आज क्योंकि हिंदुस्तान यूनिलीवर पे भी अच्छा बिल्टअप दिख रहा है, क्या श्रीकांत गोदरेज कंज्यूमर को भी इसी तरह से देखना चाहिए, वहां पर भी आपको एक्शन दिख रहा है? बिल्कुल, तो देखिए जितने भी एफएमसीजी कंपनीज है उन सभी में मोमेंटम बना हुआ है, और अगर गोदरेज सिटी की भी अगर बात करें तो यहाँ पे भी एक कंसोलिडेशन फॉर्मेशन बना है जिसका टारगेट आ रहा है समवेयर क्लोज टू 950 960। बट अगर इसके ओवरऑल पैटर्न को देखें तो इसका जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है एज कम्पेयर टू अदर एफएमसीजी वो काफी लो रहा है। इसके लिए मुझे लगता है कि इसमें टाइम लग सकता है, बट अगर इन्वेस्टमेंट्स अगर है तो आप होल्ड करके रखिए। हमें लगता है ये 950 960 के लेवल्स आने वाले शायद कुछ हफ्तों में दिखा सकता है। एफएमसीजी प्लेस पर ये रहा है। और एक बार सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड का स्टॉक को पुल अप करते हैं। और राजेश जी, इस पर आपकी राय हम जानना चाहेंगे। सीएनजी प्राइस में बढ़त की जो खबर आती हुई दिखी है, एनसीआर में उन्होंने आज ही से सीएनजी प्राइस में इंक्रीज किए हैं और ये लगातार 7वीं बार है, जबकि हम देख रहे हैं इसी साल इनफैक्ट 50 प्राइस इंक्रीज है 7 मार्च से लेकर अब तक। आईजीएल के स्टॉक में एक मूवमेंट नजर आया आज के, अगर इसके स्टॉक के मूवमेंट को देखेंगे, और अक्टूबर में दिवाली से ठीक पहले लास्ट प्राइस हाइक हुआ था और इस बार वापस से सीएनजी प्राइस इंक्रीज देखने को मिले हैं। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां वैसे फोकस में रहती है, आईजीएल के आज के इस मूव को कैसे देखेंगे राजेश जी? तो मानसी जी देखिए, अगस्त से लेकर अभी तक ये स्टॉक ऑलमोस्ट 5 से 6 बार ये स्टॉक इसी ट्रेजेक्टरी में आके करेक्शन देता है। लेकिन इस बार का अगर हम प्राइस बिहेवियर देखें तो हमें लग रहा है कि जिस तरीके से यहाँ पे पिछले 2 वीक से एक साइडवेज कंसोलिडेशन था और अब आज जो प्राइस एक्शन बना है, हमें लगता है कहीं ना कहीं ये स्टॉक एक ब्रेकआउट की तैयारी करते हुए दिख रहा है। यहाँ पे 448 से 455 एक सप्लाई जोन है, जैसे ही यहाँ पे ब्रेकआउट बनेंगे 455 के, तो हमें लगता है कि ये स्टॉक में एक अच्छी बड़ी तेजी 500 रुपए की तरफ आते हुए दिख सकती है। व्यू पॉजिटिव है, स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 428 के आसपास। इमीडिएट हमें लगता है 455 इसके लिए एक इमीडिएट हर्डल है, अगर वो क्रॉस होने में दिख सकता है तो आईजीएल पे व्यू पॉजिटिव बाय किया जा सकता है। इनको आप यहाँ बाय करने की रेकमेंडेशन दे रहे हैं। इस बीच हमारे साथ अब कुणाल बूथरा भी हैं स्टूडियो में। कुणाल, आप जब आ रहे थे तो मैं रिफ्रेश करके देख रही कि निफ्टी है कहाँ, 18,420 पे था और 18,400 के ऊपर तो बुल्स की बात भी की जा रही है। अभी क्या लग रहा है थोड़ा सा रिवर्स हुआ है? तो पैटर्न्स काफी अच्छे लग रहे हैं मार्केट में। बाउंस, हालांकि आज हम कहेंगे कि बाउंस ही था, बट यूएस मार्केट्स में मैं देख रहा हूँ कि एक मेजर बाउंस बैक या कम बैक आ सकता है। तो ये एक शायद सेटअप हो सकता है कि आने वाले 2 से 3 दिनों में हम एक अच्छी रिकवरी या रैली देख सकते हैं हमारे मार्केट्स में भी। और आज जो खास बात है वो प्रीमियम वापस आ गया, जो 60 पॉइंट्स के आसपास जो इंडेक्स प्रीमियम था करंट मंथ का, जो लास्ट 2 दिन हमने थर्सडे फ्राइडे देखा था, वो वापस आज 90 प्लस हो चुका है। और इंडिया विक्स हालांकि बहुत माइल्ड करेक्शन है, वो भी वापस से करेक्ट कर चुका है। तो ये दोनों फैक्टर्स इंडिकेट कर रहे हैं कि बुलिशनेस वापस आ रही है मार्केट्स में। अगर ग्लोबल मार्केट्स में अच्छे बाउंस बैक आ जाते हैं तो मेरा मानना है कि हम शायद वापस से 18,600 700 के आसपास आ सकते हैं इंडेक्स पे। ट्रेडिंग आइडियाज 2 बाय कॉल्स पे सजेस्ट करूंगा। पहला रहेगा आईजीएल पे सजेस्ट करूंगा बाय के लिए। मेरा मानना है कि आई थिंक आईजीएल ने थोड़ा सा अंडर परफॉर्म किया है अदर गैस स्टॉक्स को, बट यहाँ से बहुत बड़ा ब्रेकआउट लग रहा है मुझे स्टॉक पे। 460 480 का टारगेट रख सकते हैं, स्टॉप लॉस 430 का। और दूसरा है जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस, बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट है स्टॉक में। 3rd कंसेक्यूटिव मंथ ऑफ स्ट्रॉन्ग प्राइस अपटिक है, वॉल्यूम्स भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है इस चार्ट में। तो सजेस्ट करूंगा बाय के लिए। 222 का टारगेट रख सकते हैं, स्टॉप लॉस ट्रेल करके 194 का कर सकते हैं। जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस आप दोनों को पसंद आ रहा है, आपको भी और राजेश ने भी दिया, और थोड़ी देर पहले भी मानसी आईजीएल को भी डिस्कस करेंगे। यानी स्टॉक्स पर तो मोमेंटम नहीं, इनफैक्ट अगर आप पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस देखिए ना और कैनफिन हाउसिंग, सारे हाउसिंग फाइनेंस चल रहे हैं, इसमें पूरा बास्केट बाइंग का केस हो रहा है। पर्टिकुलरली चार्ट शायद इनको ये वाला पसंद आ रहा है, बट पीएनबी 10% ऊपर है, कुशॉगी इफेक्ट वहां भी है। करेक्ट। और आई थिंक मंथ एंड तक कैनफिन में भी नए एमडी आ जाएंगे। हाँ, वो भी चल रहा है। तो ये तीनों चीजें, अभी सिर्फ एलआईसी हाउसिंग नहीं चला है, पीएनबी नहीं, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस ये वाला स्टॉक। पिछला पूरा हफ्ता मिड कैप हाउसिंग फाइनेंस प्लेस जो है वो जब बाजार में वॉलेटिलिटी थी तब भी चल रहे थे। वो वैल्यूएशन उनके बैंक से काफी सस्ते दिखाई दे रहे हैं, चले नहीं है शायद इसीलिए। लेकिन आगे बढ़ते हैं और हम चलते हैं अभी शरद के पास। कुछ शॉर्ट स्टॉक्स लेके आए हैं वो, इनके बारे में डीलिंग रूम में बातचीत हो रही है।
वो सब भी जानते हैं। उसके बाद कुणाल, राजेश और श्रीकांत से ट्रेडिंग डिस्कस करेंगे उन नामों में भी। बताइए शरद। जी बिल्कुल, जो है सबसे पहले जो है हम फोकस करेंगे गॉडफ्री फिलिप्स पे। यहाँ पे जो है डीलर्स कह रहे हैं कि HNI बाइंग जो है बहुत स्ट्रांग हो गई है और पिछले 2 हफ्ते से जो है जो डीलर्स रेकमेंड करें कि जो है उनके जो क्लाइंट्स हैं उनको ये स्टॉक बाय करें। अब याद रखिए पिछले 2 से 3 साल में कोई रेगुलेटरी चेंजेस नहीं आई हैं और जब कोई रेगुलेटरी चेंज नहीं आता है तो टोबैको कंपनीज के लिए पॉजिटिव इम्पैक्ट माना जाता है, ये एनालिस्ट का मानना है। और स्टॉक की अगर बात करें तो सारे इंपॉर्टेंट डेली मूविंग एवरेजेस लेवल्स के ऊपर चल रही है और वॉल्यूम्स भी जो 1.5 गुना जो उनके 20 डे एवरेज पे चल रहा है। दूसरा स्टॉक रहेगा सुज़लॉन एनर्जी और यहाँ पे हमने बात की है डीलर से, उन्होंने कहा कि जो कंपनी की औसत वॉल्यूम्स है उसमें बहुत स्ट्रेंथ देखने मिल रही है और बड़े निवेशक जो है HNI और थोड़ी सी जो है अब PMS हाउसेज जो है थोड़े से स्टेक जो है सुज़लॉन एनर्जी में लेने लगे हैं। और शेयर के अगर टेक्निकल लेवल्स की बात करें तो इस महीने इटसेल्फ जो है 44% का रिटर्न आया है, वॉल्यूम्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग देखने मिले हैं और पिछले साल के कंपैरिजन में अभी जो कैश लेवल है बुक्स के उसमें भी बढ़ोतरी हुई है। तीसरा स्टॉक फोकस में रहने वाला है आपका चंबल फर्टिलाइजर और यहाँ पे जो है डीलर्स कह रहे हैं कि डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड हाउसेज जो है थोड़ी स्टेक सेलिंग कर रहे हैं इस मार्केट में और ये सबसे बड़ा इंट्राडे फॉल है पिछले 5 हफ्ते में। और याद रखिए फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री ने भी कहा है कि जो FY24 से जो है अगले साल से एक्सपेक्टेड है कि 20 से लेकर 25% सब्सिडी जो है कट हो सकती है और थोड़ी राइजिंग प्राइसेस के कारण जो है थोड़ी दबाव जो है फर्टिलाइजर स्टॉक्स में देखने मिल सकता है और ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग रनअप फर्टिलाइजर स्टॉक्स में हमने देखी है। अब स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो ऑलरेडी देखें तो लगभग वॉल्यूम्स 3 गुना उनके 20 डे एवरेज पे आया है। शुक्रिया शरद उन स्टॉक्स के बारे में बात करने के लिए। आगे बढ़ते हैं कुछ और स्टॉक्स। राजेश, मैं आपसे हुडको के बारे में जानना चाहता हूं। हुडको हमने कई बार अपने यहाँ पैनलिस्ट से बातचीत करके देखा है कि कई लोग ऑलरेडी इसमें पोजीशन बना चुके हैं लास्ट 1 हफ्ते में जब शुरू हुआ था अपमूव, अभी जारी रह रहा है। कौन से लेवल्स तक के लिए रुकना चाहिए या थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए? तो देखिए अपमूव तो इसमें एक अच्छा बनते हुए दिखा है और स्टॉक ऑलमोस्ट अब अपने जून 2021 के हाई की तरफ बढ़ते हुए दिख रहा है और हमें लगता है जिस तरीके के चार्ट स्ट्रक्चर बने ये मोमेंटम फर्दर एक्सटेंड होते हुए भी दिखेगा। अगर डिप का वेट करना है तो हमें लगता है कि जो इमीडिएट इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है वो करीब 53-54 रुपए के आसपास है। अगर वहां तक भी कोई डिप मिलती है तो वहां पे भी पोजीशन बनाई जा सकती है। अब यहाँ पे स्टॉक के लिए अहम सपोर्ट जो या स्टॉप लॉस जो फॉलो करना है वो करीब 50 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस होगा। तो 53-54 के आसपास अगर मिलता है तो वहां बाय करें, 50 रुपए स्टॉप लॉस रखें। और जो चार्ट स्ट्रक्चर बने हमें लगता है इस स्टॉक में जैसे ही 59 रुपीज के लेवल क्रॉस होंगे तो यहाँ पे एक बड़ा ब्रेकआउट वीकली चार्ट पे भी बनते हुए दिखेगा और फिर ये स्टॉक के नेक्स्ट टारगेट जो होना चाहिए वो 70 रुपए तक भी आते हुए दिख सकते हैं। तो लास्ट मंथ काफी बड़ी रैली थी, करंट मंथ में भी एक अच्छा फॉलो अप बाइंग एक्शन बना है। तो ऑलमोस्ट ये 3 महीनों से देखें तो स्टॉक में एक अच्छा ट्रैक्शन है बाइंग का और जो प्राइस एक्शन भी बने हैं वो दिखाते हैं कि ये स्टॉक अब 70 रुपए की तरफ बढ़ते हुए दिखेगा। तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखें, 50 रुपए का स्टॉप लॉस रखें। गिरावट में खरीदारी की रणनीति, एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और हुडको में यहाँ से और ज्यादा तेजी। लेकिन सिगरेट स्टॉक्स का जिक्र अभी शरद भी कर रहे थे और शुगर स्पेस में तो हमने देखा GST रेट्स में जो बदलाव है उसका एक इम्पैक्ट नजर आया है और रेट्स जो है उसमें कटौती हुई उसका इम्पैक्ट, लेकिन सिगरेट के लिए उसका विपरीत है। टैक्सेस में जो स्टेबल ट्रेंड नजर आ रहा है उसके चलते पॉजिटिव है। श्रीकांत, आपको क्या लगता है? गॉडफ्री फिलिप्स करीब 5% चल गया है, ITC के लिए भी ये खबर काफी पॉजिटिव हो सकती है। बिल्कुल। तो देखिए ये जो न्यूज है वो स्पेसिफिकली ITC के लिए तो पॉजिटिव है और इसीलिए अगर आपने देखा होगा कि उसमें एक अच्छा खासा हमने एक रिवर्सल पैटर्न देखा है। बट चूंकि मार्केट में मुझे लगता है कि एक जो अपसाइड रहेगी वो लिमिटेड रहेगी तो शायद ये स्टॉक इसी रेंज में ट्रेड करते हुए नजर आएगा। मे बी हम लोग 40 वाला स्टॉक शायद 340 से बढ़ते हुए 347, 348 देख सकते हैं, लेकिन इसी रेंज में वो ट्रेड करते हुए नजर आएगा। तो शॉर्ट टर्म में बिल्कुल अगर वेरी शॉर्ट टर्म में अगर कुछ पोजीशन बनानी है तो इसने रिवर्सल पैटर्न बनाया है। करंट लेवल से लॉन्ग करेंगे लेकिन स्टॉप लॉस रखेंगे एट 337, टारगेट्स रखेंगे 348 से लेकर 350 का। और गॉडफ्री फिलिप अगर यहाँ पे देखें तो ये जो स्टॉक है इसने लगातार परफॉर्मेंस बनाया है। इनफैक्ट मंथली बेसिस पे देखें तो ये स्टॉक 3 महीने पहले 1100 के करीब था, अभी ऑलमोस्ट 2100-2200 के करीब आ गया है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि शायद अगर इन्वेस्टमेंट है तो उसे होल्ड करके रखें क्योंकि एक बड़े ब्रेकआउट का ये फॉर्मेशन है। 2250 के टारगेट नजर आते हैं, लेकिन वेरी शॉर्ट टर्म व्यू से मुझे लगता है कि इसे कोई और ट्रेड लेने से बचे।
ऑल राइट, आप थोड़ा कॉशियस रहेंगे, ठीक है। एक बार कुछ स्टॉक्स देख लेते हैं, क्योंकि जिस तरह की तेजी आपको सेंसेक्स में भी देखने को मिल रही है, 450 पॉइंट्स की तेजी आपको, और बहुत स्मार्ट रिकवरी आज आपको दिन भर में दिखी है। ये गेन सारे इरोड भी हो गए थे एक बहुत ही माइनर से गैप अप से खुलने के बाद, लेकिन बाजार ने जो रिकवरी दिखाई है उसमें पार्टिसिपेटिंग काउंटर्स, रिलायंस का तो कंट्रीब्यूशन है ही, साथ ही आपको ऑटो पैक ने आज अच्छी मूव दिखाई है। महिंद्रा एंड महिंद्रा बीएससी के कुछ स्टॉक्स को हम देख रहे हैं, महिंद्रा एंड महिंद्रा में 3% की मूव है। उसके अलावा आप आयशर मोटर की बात करें, हीरो मोटोकॉर्प की बात करें, बजाज ऑटो, अशोक लेलैंड, तो आज ऑटो पैक की तो एक अच्छी खासी कमबैक दिखी है। रिलायंस जैसे हैवी वेट का सहारा मिला है, और साथ ही कुछ और जो दूसरे बीएससी के काउंटर्स हैं उनमें गैस काउंटर्स है जिनकी अभी हम बात भी करते हैं। पावर काउंटर्स में आरईसी, पावर ग्रिड जैसे स्टॉक्स भी हैं जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। कुछ और स्टॉक्स आरईसी या पावर ग्रिड, इनकी मूव को क्या सस्टेनेबल होंगी ये मूव? राजेश, क्या ये भी कैरी फॉरवर्ड ट्रेड्स हैं? तो प्रियंका जी देखिए, आरईसी में एक अच्छा ट्रेंड सेट होते हुए दिख रहा है। ये थर्ड कंसेक्यूटिव मंथ है जहाँ पे हायर हाई फॉर्मेशन बनते हुए दिख रहे हैं, और स्टॉक में आरईसी में जिस तरीके से मोमेंटम बने सारे लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर सस्टेन करते हुए दिख रहा है। स्टॉक में एक मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन का ब्रेकआउट भी यहाँ पे होते हुए दिखा है पिछले कुछ दिनों पहले। तो हमें लगता है जब तक ये स्टॉक अब 109, 110 के ऊपर बना रहेगा, यहाँ पे बाइंग इंटरेस्ट बिल्कुल कंटिन्यू रहेगा। नेक्स्ट टारगेट आरईसी के हमें जो लगते हैं वो आना चाहिए 120 से लेके 122 तक के, तो पोजीशन बनाई जा सकती है लॉन्ग साइड की, जिनके पास है होल्ड रखें, 110 के आसपास का स्टॉप लॉस रखें। पावर ग्रिड को अगर हम यहाँ पे देखें तो पावर ग्रिड में जिस तरीके के सेटअप बने हुए हमें लगता है कि स्टॉक में मोमेंटम तो यहाँ पे हमने देखा है पिछले दिनों में, लेकिन अभी भी ये अपने जो रेजिस्टेंस एरिया है उसको क्रॉस करने में अभी कामयाब नहीं हुआ है। तो हमें लगता है कि पावर ग्रिड के सेटअप के हिसाब से जब तक स्टॉक में 222, 224 के लेवल क्रॉस नहीं होते, ये थोड़ा साइडवेज ही बिहेव करते हुए दिखेगा। तो टाइम हमें लगता है कि थोड़ा इसको अवॉइड करें, फ्रेश बाइंग जो करना है वो 224 के ऊपर ही करें, वो एक इसके लिए टफ रेजिस्टेंस है। वो लेवल क्रॉस होने के बाद ही इसमें हमें लगता है कि एक सब्सटेंशियल अपमूव कंटिन्यू होते हुए दिखेगा। तो चलिए ये राय इस वक्त, लेकिन कुछ तमाम स्टॉक्स ऐसे भी हैं जो कि न्यूज फ्लो के चलते काफी एक्शन दिखा रहे हैं, और एक बिग प्लेयर एंट्री के साथ साथ हम देख रहे हैं यूटीआई एएमसी अब में भी शानदार तेजी, चार्ट्स को आज पुल अप करेंगे और करीब 10-11% की तेजी स्टॉक में भी नजर आ चुकी है। पिछले 6 महीने के ट्रेंड को देखें और इसी के साथ आज के ट्रेंड को एक बार आप चेक कर सकते हैं, और इस तेजी के पीछे की वजह क्या है, कौन सा बड़ा ग्रुप है जो कि इंटरेस्ट दिखा रहा है यूटीआई एएमसी में। सारे ट्रिगर्स में पूजा बता रही है। पूजा, आप बताएं। जी, यूटीआई म्यूचुअल फंड में मेजॉरिटी हिस्सा खरीदने के लिए अब टाटा ग्रुप अपने आखिरी चरणों में है, जिसमें कि सरकारी जो फाइनेंशियल कंपनी है उनका स्टेक यहां पर टाटा ग्रुप खरीदेगी। इन प्रिंसिपल मंजूरी मिल चुकी है, और टी रो प्राइस ग्रुप से भी यहां पर इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिल चुका है, जिसका कि यूटीआई एएमसी में करीब 23% हिस्सेदारी है, तो वहां से भी एक मंजूरी मिल चुकी है। तो अब अपने आखिरी चरणों में अब हम आपको बता दें कि टाटा म्यूचुअल फंड के हाथ यहाँ पर क्या लगेगा। इसमें पीएनबी, एलआईसी, एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा में का यूटीआई एएमसी में करीब 45% हिस्सेदारी है, जो कि टाटा म्यूचुअल फंड के हिस्से में आएगी, और इसकी कुल वैल्यू जो है वो 4,400 करोड़ रुपए बताई जा रही है। यूटीआई एएमसी की बात करें तो देश की 8वीं बड़ी एएमसी है, और अगर ये डील पूरी हो जाती है तो फिर ये 4थी बड़ी एएमसी भारत की हो जाएगी। इसके पहले एसबीआई म्यूचुअल फंड, जो कि सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनी है, 6.83 करोड़ एयूएम के साथ, उसके बाद आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड का नंबर है, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड का नंबर है, फिर चौथे स्थान में ये कंबाइंड एंटिटी हो जाएगी, जिनका की एवरेज एयूएम जो होगा एसेट अंडर मैनेजमेंट वो 3.25 करोड़ का होगा। इसके चलते आज इस खबर के चलते हम देख रहे हैं कि यूटीआई एएमसी का स्टॉक आज फोकस में रहेगा। बिल्कुल पूजा, शुक्रिया ये सारी खबर हमें बताने के लिए। तो आखिरी दौर में बातचीत चल रही है और टाटा ग्रुप ने दिलचस्पी दिखाई है, जिसके चलते यूटीआई एएमसी में ये एक्शन हम देख रहे हैं। श्रीकांत, क्विकली यूटीआई एएमसी के चार्ट्स आप देखिए और चार्ट चेक कीजिए। और बिल्कुल, तो देखिए हमें लगता है कि इन सभी स्टॉक्स में एक अच्छा खासा मोमेंटम बनते जा रहा है, और आने वाले शायद कुछ महीनों में हमें इन सभी स्टॉक से अच्छे रिटर्न्स बनते हुए नजर आएंगे। लेकिन अगर स्पेसिफिकली यूटीआई एएमसी की बात करें तो इसमें अच्छा खासा एक रिवर्सल ट्रेंड आया है, स्विंग हाई क्रॉस हुआ है, बड़े वॉल्यूम्स हुए हैं। बेस्ड ऑन ओवरऑल फॉर्मेशन हमें लगता है कि ये स्टॉक वापस एक बार 1000 से लेकर 1050 के लेवल्स दिखा सकता है। अभी 850 के करीब ट्रेड कर रहा है, और क्योंकि ये शॉर्ट टर्म में काफी बढ़ चुका है, तो मैं कहूंगा कि अगर गेन वही है कि अगर आपके पास अगर इन्वेस्टमेंट या
शायद यहाँ पे अगर बाय एंड होल्ड करने की अगर कैपेसिटी है तो करंट लेवल से खरीदें, अदरवाइज वेट फॉर द अपॉर्चुनिटी टू कम डाउन, बिकॉज मार्केट में अगर कुछ करेक्शन आता है तो शायद ये स्टॉक वापस करेक्ट होते हुए 800 के करीब आ सकता है। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो बिल्कुल इसमें बने रहे, या तो करंट लेवल से भी इसे बाय करके चले और टारगेट्स रखे तकरीबन 1000 रुपए का। यूटीआई पर बयान आ रहा है टाटा इन्वेस्टमेंट का, क्लैरिफिकेशन आता हुआ कि यूटीआई में हिस्सा खरीदने की कोई जानकारी नहीं है। सो इस पर नजर रखिए, स्टॉप लॉसेस जरूर लगाइए। इंडिगो को देखिए जरा राजेश, अभी अभी खबर आई है कुछ काफी नए रूट लेने चाहते हैं और 2000 के ऊपर काफी मजबूती से इंडिगो उड़ान भर रहा है और आज देखिए 60 रुपए चला है कम से कम, 2024-25 के भाव पे आ गया इंटरग्लोब। क्या ये 2100 के लिए तैयार हो रहा है? तो अजय जी पिछले 3-4 वीक से एक अच्छा यहाँ पे एक्शन देखने को मिला और स्टॉक ये इंडिगो की उड़ान बिल्कुल कंटिन्यू है 2-3 वीक से। अब जिस तरीके से यहाँ पे प्राइस स्ट्रक्चर बने हैं, हमें लगता है नेक्स्ट टारगेट इसका 2100 की तरफ बढ़ते हुए दिख रहा है, जो कि इसके ऑलमोस्ट अगस्त 2022 के हाई है, वो स्विंग हाई की तरफ हमें लगता है ये स्टॉक अब बढ़ते हुए दिखना चाहिए। तो 2-3 वीक का एक अच्छा एक्यूमुलेशन के बाद अब स्टॉक में जो प्राइस एक्शन बना है क्लियरली दिखाता है कि अब यहाँ पे 1970 के स्टॉप लॉस से पोजीशन लॉन्ग साइड की बनाई जा सकती है। अपसाइड का फर्स्ट टारगेट होगा 2100 और वो लेवल को अगर ये सरपास करेगा तो फिर ये स्टॉक की उड़ान फर्दर एक्सटेंड हो सकती है 2200 रुपए की तरफ। 100 रुपए की तक की आप यहाँ पर टारगेट्स देखते हैं। नरेश मिनानी भी हमारे साथ बने हुए। नरेश, 18,400 के ऊपर क्या ये मूव सस्टेन करेंगे इंडेक्स पर वेरी क्विकली? क्या यहाँ पर बीटीएससी ट्रेड्स में लॉन्ग के ट्रेड्स को लेके जाना चाहिए और आपकी स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस क्या है? मानना यही है कि रेंज बाउंड होगा तो ऊपर में 18,600 एक टारगेट प्राइस होगा शॉर्ट टर्म के लिए और फिर 18,800 स्टॉक स्पेसिफिक लॉन्ग व्यू ही रहेगी। सबसे पहले बाई रहेगा महानगर गैस पर। अगर हम देखें तो वो स्टॉक में एक ब्रेकआउट की तरफ है 910 के ऊपर और पूरे ही जो गैस स्टॉक्स है वो इंटरेस्टिंग लगता है, तो सबसे पहला बाय होगा महानगर गैस पर। स्टॉप लॉस होगा 900, टारगेट होगा 930। दूसरा बाय होगा वेदांत लिमिटेड, जहां पे एक अच्छा प्राइस एक्शन दिखाई दिया लास्ट 1 घंटे में। यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा 311 का, टारगेट होगा 322 का। ठीक है, तो चलिए सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में आईजीएल पर हमने अभी भी डिस्कशन किया और अब महानगर गैस लिमिटेड भी नरेश जी के रेडार पर और वेदांता के स्टॉक में 2-2.5% की तेजी। नरेश जी आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और साथ ही आपके ट्रेडिंग पिक्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। बहरहाल कुछ और स्टॉक्स जहां पर आज एक्शन नजर आ रहा है। हेमिस्फीयर प्रॉपर्टीज के चार्ट्स को एक बार पुल अप करते हैं। रियल एस्टेट पैक में लैंड डेवलपमेंट की जहां बात आती है, लैंड पार्सल्स की बात आती है। राजेश जी, हेमिस्फीयर प्रॉपर्टीज एक ऐसा शेयर जो कि इन्वेस्टमेंट कैटेगरी का शेयर माना जाता है और आज इस स्टॉक में एक्शन भी नजर आ रहा है। आज के इस एक्शन को, क्योंकि पिछले दिनों हमने काफी वॉलेटाइल ट्रेड्स देखे हैं, इस एक्शन को देखते हुए क्या लगता है यहाँ से और बढ़त होगी और इन्वेस्टमेंट कैटेगरी के स्टॉक को इन स्तरों पर भी क्या एक्यूमुलेट किया जाना चाहिए? ये स्टॉक में जिस तरीके का प्राइस एक्शन बना है, मंथली गेन ही देखे तो हम स्टॉक में ऑलमोस्ट 20-22% के आसपास के मंथली गेन आते हुए दिख रहे हैं स्टॉक में। स्टॉक में जो प्राइस एक्शन बना है वो पिछले 5 महीनों के एक रेंज का यहाँ पे ब्रेकआउट होते हुए दिखा है। स्टॉक में जो ब्रेकआउट बने हैं वो क्लियरली दिखाते हैं कि ये स्टॉक का मोमेंटम एक्सटेंड होते हुए दिखेगा। स्टॉक सारे लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर अब ट्रेड करते हुए दिख रहा है, तो हमें लगता है नेक्स्ट टारगेट इसका 130-135 की तरफ आते हुए दिख सकता है। तो जिनके पास पोजीशन है बने रहना चाहिए। स्टॉप लॉस यहाँ पे हायर साइड पे ट्रेल करे 112 रुपए के आसपास, टारगेट 135 तक आते हुए दिख सकता है। एक स्मॉल कैप स्टॉक है श्रीकांत, आप अगर प्लीज इसे चेक करें, गेब्रियल। गेब्रियल में लगातार आपको 150 रुपए से नवंबर मंथ से जो गेब्रियल इंडिया ऑटो एंसिलरी स्पेस से है, इसमें मूव देखने को मिलेगा और 190 तक भी ये स्टॉक आ गया और अब भी आप देखें तो स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स दिखते हैं। क्या लेवल्स पॉसिबल दिखते हैं आपको न्यू टर्म में? तो देखिए, गैब्रियल में भी एक कंसिस्टेंट अपवर्ड एक्टिविटी देखने मिली है और कई बार इसने कंटिन्यूएशन फॉर्मेशन बनाए हैं और लगातार इसकी जो रनअप है वो अपवर्ड ट्रेजेक्टरी में बनी हुई है। तो ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि शायद ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाइस को रीटेस्ट कर सकता है, जो तकरीबन 220-22 के करीब की है। अभी स्टॉक 194-195 के नजदीक आ चुका है
हमें लगता है कि इसमें रैली और कंटिन्यू होगी और अभी शॉर्ट टर्म में इसने 180 के करीब अच्छा खासा बॉटम बनाया है। तो अगर यहाँ से अगर पोजिशनल व्यू है तो बिल्कुल करंट लेवल से लॉन्ग करें, कोई डिक्लाइन अगर आती है तो लॉन्ग कर सकते हैं और हम यहाँ पे टारगेट्स रखेंगे 220 से लेकर 222। ठीक है, सो लॉन्ग ट्रेड्स आप इन लेवल्स पे भी इनिशिएट करते हैं, डिप आती है तो आप इनिशिएट कर सकते हैं। लेकिन एक क्विक व्यू आपको सुनवा देते हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव का समीर ने उनसे खास बातचीत की थी और ये बात मॉनसून सत्र में कौन से बड़े बिल है किन के पास होने की संभावना है, यूपीआई को लेकर कुछ खास कॉन्वर्सेशंस उन्होंने किया, ये सुनते हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी हैं, सर धन्यवाद उनसे बात करने के लिए। पहला सवाल यही कि डिजिटल इंडिया में जिस तरीके से आपने कहा कि 3 बिल अहम भूमिका निभाएंगे ग्रोथ स्टोरी के लिए, और 3 बिल के लिए क्या रूपरेखा है, कब तक वो पारित हो पाएंगे और आप किस तरीके से देखते हैं ये ग्रोथ स्टोरी आगे वाले 4-5 साल में कैसे कर सकती है? जिस तरह से भारत में डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट किया है प्रधानमंत्री जी के डिजिटल इंडिया मिशन के अंतर्गत, बहुत बड़ा डिजिटल टेक्नोलॉजी का इकोसिस्टम बना है और इस इकोसिस्टम में किस तरह से कॉम्प्रिहेंसिव लीगल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बने जो कि सोसाइटी की ज़रूरतों के हिसाब से हो, भारत की ज़रूरतों के हिसाब से हो, अपने सिटीजन्स के प्रोटेक्शन पे फोकस्ड हो, वो कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव इकोसिस्टम जिसमें टेलीकॉम बिल है, जिसमें डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल है, डिजिटल इंडिया बिल है, इन सब तीनों को लेके एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोसिस्टम बनना है। यूपीआई की सक्सेस ग्रोथ स्टोरी आपने जिक्र करी कि वो ज़बरदस्त तरीके से हर साल उसका जो क्वांटम है बढ़ता जा रहा है, उसके लिए भविष्य में क्या आप देख रहे हैं कि गूगल या फिर सरकार की नीति और कैसे उसको आगे बढ़ा सकती है? यूपीआई में अभी इस लेवल का अडॉप्शन पहुंच गया है कि क्लोज टू 12 लाख करोड़ महीने के 12 लाख करोड़ महीने के माने साल के 144 लाख करोड़। अगर हम जीडीपी के कंपैरिजन में देखें तो ये जीडीपी का 55% है, यानी आधी से ज़्यादा जीडीपी हमारी आज यूपीआई के थ्रू ट्रांजैक्शन हो रहा है। ये बहुत बड़ी संख्या है देश के लिए फॉर्मलाइज्ड इकोनॉमी में, और लोगों ने जिस तेज़ी से टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया है, ये प्रधानमंत्री जी का कन्विक्शन डिजिटल इंडिया के लिए, मेक इन इंडिया के लिए, स्टार्टअप इंडिया के लिए था, वो इससे दर्शाता है। चलिए, तो स्टार्टअप इंडिया डिजिटल ट्रांजैक्शंस को लेकर कई सारी बातचीत और ये बातचीत के टेक अवेज यहाँ पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव से हमारे सहयोगी ने खास तौर पर की, जो कि आप सुन रहे थे। आइए बाजार की तरफ वापस लौटते हैं और अडानी ग्रुप स्टॉक्स का एक बार जिक्र करते हैं। श्रीकांत, अडानी ग्रुप, अडानी पोर्ट्स में हम देख रहे हैं करीब 4% की तेजी है। स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट आज बाजार में अच्छी खासी नजर आ रही है और इनमें अडानी ग्रुप पूरा शामिल है और इसमें आउट परफॉर्मेंस अडानी पोर्ट्स की तरफ से। अडानी टोटल को भी एक बार पुल अप कर लेते हैं, अडानी ग्रीन्स में भी किस तरह के लेवल्स हैं एक बार देखते हैं, और इन स्टॉक्स पर ये जो तेजी है टेक्निकली चार्ट चेक कीजिए और एग्जिस्टिंग पोजीशंस जिनकी उनके लिए राय क्या होगी। न्यू पोजीशंस के लिए तो कह सकते हैं कि एक बार एंट्री पॉइंट जो है वो काफी मुश्किल नजर आ रहा है। इनफैक्ट ये पूरा अगर आप पूरे पैक को अगर आप देखते हो, अडानी ग्रुप के अगर सभी स्टॉक्स को देखते हो, तो ये पिछले इनफैक्ट मैं कहूंगा कि 2-3 हफ्तों से इसमें काफी वॉलेटिलिटी बढ़ गई है और वो एक ही रेंज के अंदर ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे लगता है अगर इसमें अगर रेंज बाउंड फॉर्मेशन अगर बनता है तो अच्छी तेजी देखने मिलेगी। और जैसे कि अडानी एंटरप्राइजेज है जो तकरीबन 4100 के करीब मल्टीपल टाइम्स रुका हुआ है, लेकिन इस बार अगर ये 4100 के लेवल्स को क्रॉस करता है तो फिर हमें लगता है कि ये स्टॉक कम से कम 4300 4350 के लेवल्स को रीटेस्ट कर सकता है, रीटेस्ट से उसे छू सकता है और उसमें अच्छा खासा एक कंटिन्यूएशन फॉर्मेशन बना है। लेकिन द कंडीशनल ट्रेड ऐसा है कि 4100 के लेवल्स को क्रॉस करना जरूरी है। उसके बाद इसमें लॉन्ग पोजीशंस बनाए, 50 रुपए का स्टॉप लॉस रखें और 200-250 रुपए के टारगेट्स ऊपर में नजर आते हैं। साथ ही साथ मुझे लगता है कि अडानी पोर्ट ये एक स्टॉक ऐसा है कि जहां पे हमें लगता है कि करेक्शन कंप्लीट हो चुका है, लेकिन ब्रेकआउट फॉर्मेशन तभी आएगा जब ये स्टॉक 920 के लेवल्स को क्रॉस करेगा। तो शायद इसमें थोड़ा वक्त और लग सकता है, इसमें स्टे अवे, यानी कि यहाँ पे थोड़ा मुझे लगता है कि इसमें कोई ट्रेड ना ले। लेकिन अडानी एंटरप्राइजेस बिल्कुल एक ऐसा स्टॉक है जो ब्रेकआउट के काफी नजदीक है, इसे हम ट्रैक करें। सो अडानी एंटरप्राइज इस वक्त आपको ब्रेकआउट के पास लग रहा है और अडानी पोर्ट्स पर भी अपने राय दे रहे हैं। लेकिन इस बीच बीटीएससी ट्रेड्स क्या होने चाहिए? इंडिया मार्ट हम लगातार देख रहे हैं कि आज भी ये दूसरा दिन है जब बड़ी मूव के साथ क्लोज होने की तैयारी कर रहा है। क्या राजेश, आप बीटीएससी ट्रेड लिया जा सकता है इससे, और अगर नहीं तो आपके और दूसरे आइडियाज क्या है बीटीएससी के?
तो बिल्कुल प्रियंका जी, आज काफी अच्छा मूव बना है इंडिया मार्ट में। स्टॉक में जिस तरीके के आज मूव बने, ऑलमोस्ट अपने एक सप्लाई जोन को पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हमें लगता है कि कल इसको वापस फोकस में रखना चाहिए। अगर कल की प्राइस एक्शन 45-20 के ऊपर रहती है तो यहाँ पे बिल्कुल बाय बनेगा और स्टॉक में एक रिवर्सल आते हुए दिखेगा, एक बड़े करेक्शन के बाद का रिवर्सल। तो थोड़ा वेट करेंगे इंडिया मार्ट में, तो 45-20 के ब्रेकआउट के बाद बाय करने की सलाह रहेगी। अभी जो हमें स्टॉक अट्रैक्टिव लग रहा है BTST पॉइंट ऑफ व्यू से, उसमें LIC हम यहाँ पे बाय करने की सलाह देंगे। BTST में लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन 740 का भाव हो चुका है स्टॉक में, और जिस तरीके से यहाँ पे प्राइस एक्शन बना है, हमें लगता है ये स्टॉक को BTST करना चाहिए। यहाँ पे 770 तक के अपसाइड आते हुए दिख सकती है। स्टॉप लॉस होगा करीब 720 के आसपास। जो दूसरा स्टॉक अट्रैक्टिव लग रहा है BTST के लिए, वो है सीमेंस का। एक अच्छा अपट्रेंड यहाँ पे स्टॉक में बना हुआ है और पिछले कुछ दिनों में एक करेक्टिव मूव मिला। स्टॉक ने अपने 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास से वापस बाउंस दिया है, तो सीमेंस यहाँ पे काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है। हमें लगता है सीमेंस में जो मूव बना है आज, ये एक्सटेंड होते हुए 3050 की तरफ बढ़ सकता है। स्टॉप लॉस रखेंगे यहाँ पे 2930 के आसपास। सीमेंस होगा हमारा दूसरा स्टॉक BTST के लिए। तीसरा स्टॉक जो यहाँ पे हमें अट्रैक्टिव लग रहा है, वो हमें लगता है मेटल पैक पे भी यहाँ पे फोकस रखना चाहिए, जिसमें टाटा स्टील हमें काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है। पिछले कुछ दिनों से एक साइडवेज नैरो प्राइस एक्शन यहाँ पे प्राइस रेंज में मूव होते हुए दिख रहा है। जिस तरीके के यहाँ पे स्ट्रक्चर बने टाटा स्टील के, हमें लगता है एक बड़े ब्रेकआउट की तैयारी करते हुए दिख रहा है टाटा स्टील। यहाँ पे BTST करेंगे 109 के स्टॉप लॉस से, और अपसाइड में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 118-120 तक के टारगेट। ठीक है, तो चलिए BTST कैंडिडेट्स राजेश जी की तरफ से। श्रीकांत जी, आपकी तरफ से कोई BTST ट्रेड्स होंगे? बिल्कुल। तो देखिए, जैसे कि मार्केट की जो क्लोजिंग है वो 18,400 प्लस की है, तो इसके बाद के जो इंपॉर्टेंट लेवल्स है वो 18,600 के नजर आते हैं। और अगर इस पर्टिकुलर 100 से 150 पॉइंट की अगर रैली को अगर एंजॉय करना है, तो मुझे लगता है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ये एक ऐसा स्टॉक है कि जिसे हम लॉन्ग करके चलेंगे। काफी अच्छा एक बेस बिल्डिंग फॉर्मेशन इसने बनाया है क्लोज टू 2560, और फ्राइडे के दिन में एक सेल ऑफ के बाद उन्हीं लेवल्स के करीब एक रिवर्सल पॉइंट भी बना है। तो हमें लगता है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज को अगर लॉन्ग करते हैं 2600 में, तो यहाँ पे जो तेजी नजर आएगी वो तकरीबन 2650 से लेकर 2660 तक की हो सकती है। और यहाँ पे हम स्टॉप लॉस रखेंगे अराउंड 2580। तो 20 रुपए के रिस्क के साथ एक 50 से 60 रुपए की तेजी नजर आती है। रिलायंस इंडस्ट्रीज को लॉन्ग करें। साथ ही साथ मुझे लगता है कि वेदांता एक ऐसा स्टॉक है जिसे हम लॉन्ग करके चलेंगे, और यहाँ पे भी हमें लगता है कि एक कंटिन्यूएशन फॉर्मेशन है जो स्टॉक को 330 के लेवल्स के करीब लेके जा सकता है। और करंट लेवल से अगर मैं लॉन्ग करता हूँ तो स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पे 308। ओके, और राइट, ठीक है। सो ये आपके स्टॉक्स रहेंगे। वेदांता में मूव दिख रहा है। वेदांता दूसरी बार डिस्कस हुआ, इनफैक्ट वेदांता आज नरेश ने भी दिया, ठीक है। लेकिन इस बीच आज मार्केट ने क्या शानदार रिकवरी दिखाई। बाजार ने फिर से एक बार इंडियन मार्केट से ये दिखाया कि वो रेजिलिएंट है। बहुत छोटे से गैप के साथ हम खुले थे, लेकिन उस गैप को जरूर बढ़ाया, सस्टेन किया, और 18,400 के ऊपर हम बंद होने में काफी क्लोज लग रहे हैं। अब से कुछ मिनटों में जब मार्केट बंद हो जाएगी, अभी तो फिलहाल हम 18,400 के ऊपर है। अच्छी स्ट्रेंथ आपको निफ्टी से दिखी। बैंकिंग स्टॉक्स ने रिकवर किया। आज आपको मिड कैप स्पेस में कुछ सेलेक्टिव स्पेसेस में मूव दिखी। जो बड़ी मूव्स आज आई, रिलायंस से तो हेवी वेट है, उसने तो सपोर्ट किया ही। ऑटो पैक ने अच्छा कमबैक किया। ऑटो पैक के स्टॉक्स की आप बात करें तो महिंद्रा हो, आयशर मोटर हो, बजाज ऑटो हो, इन सभी में, और बजाज ऑटो हो, इन सभी में आपको अच्छी मूव आज देखने को मिली। इसके अलावा FMCG लार्ज कैप्स के और कहीं ना हद तक रूरल कैप के जो रूरल सेंटिमेंट से जुड़े हुए स्टॉक्स हैं, वहां पर भी मूव देखने को मिली। लेकिन ब्रिटानिया, नेस्ले 2 से 2.5% तक की मूव के साथ बंद हो रहे हैं। अदानी स्टॉक्स में अदानी पोर्ट्स, अदानी एंटरप्राइज दोनों ने ही अच्छी मूव दिखाई। जहां पर आज आपको गिरावट दिख रही है क्योंकि ONGC बेस्ट परफॉर्मर था पिछले पूरे हफ्ते, आज वहां पर थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली। शुरुआती ट्रेड में आज जिस तरह का प्रेशर हम टेक्नोलॉजी स्टॉक से एक्सपेक्ट कर रहे थे पोस्ट द एक्सेंचर रिजल्ट्स एंड गाइडेंस, एक्सेंचर के गाइडेंस के बाद, वैसी आपको स्टेट नहीं देखने को मिली। स्टॉक्स ने रिकवरी भी अटेम्प्ट किया, पुल बैक भी
अटेम्प्ट किया, हालांकि वो सस्टेन नहीं हो पाया। TCS हो, इन्फोसिस हो, अभी फिलहाल आधे से 1% तक की गिरावट के साथ आपको दिख रहा है। सन फार्मा आज फिर से आपको गिरावट पे दिख रहा है, क्योंकि हलोल प्लांट से जो US FDA की ऑब्जर्वेशंस है उसमें और डिटेल निकल कर आई, तो वहां कुछ कंसर्न जरूर दिख रहा है। लेकिन स्टील पैक के कुछ काउंटर्स, एल्यूमिनियम काउंटर्स, वहां पर आपको थोड़ी सी रिकवरी जरूर दिखाई दे रहा है। कुछ दूसरे स्टॉक जो हमने आज FNO में भी देखे, वहां पर आपको इंडिया मार्ट जैसे काउंटर्स, गैस काउंटर्स, इनमें अच्छी मूव दिखाई दी। जितने भी क्रूड डेरिवेटिव्स है, क्योंकि फिर से क्रूड $80 के नीचे है, तो आपको इंडिगो जैसे काउंटर हो, इनमें आपको हालांकि OMC से ज्यादा पार्टिसिपेट आज नहीं किया। ONGC उनका जो प्रोड्यूसर है, रिफाइनर्स है, वहां पर भी बड़ी मूव नहीं आई। पिछले हफ्ते के रिवर्स ट्रेड शॉर्ट्स जो बुक प्रॉफिट्स हैं वो बुक होते हुए दिखाई दिए। लेकिन आपको फिर से कैपिटल गुड स्पेस के स्टॉक्स लाइक सीमेंट्स देखने लगे, BHEL जैसे काउंटर्स आपके रडार पे आए। इंश्योरेंस काउंटर्स में भी आज अच्छी खासी मूव दिखाई दी। UTI AMC की तो हम बात कर ही रहे थे, लेकिन वहां पर भी टाटा की तरफ से, टाटा इन्वेस्टमेंट की तरफ से हालांकि वहां पर भी क्लैरिफिकेशन आई है। स्टॉक पर हालांकि ऊपर से जरूर थोड़े से गेन्स इरोड होंगे, लेकिन मैक्सिमम एडवांसेस अगर आप FNO में देखें तो आपको फाइनेंस स्पेस में दिख रहे हैं। पूरा हाउसिंग फाइनेंस स्पेस हो, कैनफिन होम्स हो, GIC हाउसिंग फाइनेंस हो, LIC हाउसिंग फाइनेंस हो, उनमें मूव देखने को मिल रही है। रियल एस्टेट स्पेस में सिलेक्टिव इस पॉकेट से आपको गोदरेज प्रॉपर्टीज, प्रेस्टीज, फिनिक्स मिल, इन सब काउंटर्स में आपको मूव दिख रही है। टाइटन की एनालिस्ट मीट थी और उसके बाद भी आपको वहां से उसके टेकअवेज के हिसाब से जो बड़ी ग्रोथ बाजार देख रहा है, उसके चलते 1.5% तक की मूव आपको वहां दिखी है। बैंक्स में आज आपको वन साइडेड PSU स्पेस की रैली नहीं दिखी, लेकिन कुछ सिलेक्टिव काउंटर्स में आपको मूव जरूर दिखाई दी। आज कुछ दूसरे काउंटर्स आप ओपन अप थीम पे बात कर लें, ईयर एंडर थीम पे बात कर लें, हॉलिडे सीजन की थीम पे बात करें, तो आपको होटल, एंटरटेनमेंट स्टॉक्स, लेजर स्टॉक्स, वहां पर भी मूव जरूर दिखाई दी। तो बाजार में जो 2 दिन की एक गिरावट थी, कमजोरी थी ग्लोबली बाजारों से जो हमने एब्जॉर्ब की थी, वो कहीं ना कहीं आज रिकवरी पूरी तरह दिखाई। 18,400 के ऊपर ये भी माना जाता है, अगर 18,600 पहला लेवल हो सकता है जहां से बाजार अब देखेगा, और उसके ऊपर एक लेग 18,800 की भी बात की जा रही है। क्या ये सैंटा रैली है और ये सस्टेन करेगी? आज ग्लोबली बाजारों से देखना होगा कि किस तरह के क्यूज निकलते हैं, क्योंकि इस पूरे हफ्ते में कई सारे इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक डेटा पॉइंट्स आने हैं। US का GDP डेटा फिगर्स आना है, FOMC के मिनट्स आएंगे, बैक होम इंडिया में भी हमारे MPC के भी मिनट्स इस हफ्ते आएंगे। सो ये सारे ट्रिगर पॉइंट्स होंगे। और अभी आप फ्यूचर्स को अगर देखें US के, तो वहां पर रिकवरी दिख रही है। तो 2 दिन की जो गिरावट है उसे श्रेड ऑफ किया US मार्केट्स भी करता है, तो हमारे लिए कल के लिए कंसर्न्स और ईज आउट होते हुए दिखाई देंगे। फिलहाल साइंस अच्छे दिख रहे हैं, अंडरटोन बुलिश दिख रही है, और बहुत ऑटो जैसे स्टॉक्स में आपको कमबैक दिख रहा है। हेवी वेट्स जैसे रिलायंस परफॉर्म कर रहे हैं। लेट्स होप वी हैव अनदर गुड सेशन टुमारो आल्सो। सेशन को फिलहाल शो को यहीं रैप अप करते हैं। हमारे दोनों एक्सपर्ट्स का, श्रीकांत का, राजेश का बहुत बहुत शुक्रिया, आज समय दिया और आपने सारी स्टॉक पिक्स हमसे शेयर की, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कल सुबह ओपनिंग में फिर होगी आपसे मुलाकात, लेकिन खबरें लगातार ET Now सुरेश बनी हुई है, कहीं मत जाएगा। नमस्कार।